नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन कर दिया है। उन्होंने राजस्थान में दौसा के धनावड़ गांव से 8 लेन वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश को सौंपा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये विकसित होते भारत की भव्य तस्वीर है। जब ऐसी आधुनिक सड़कें बनती हैं तो देश की प्रगति को गति मिलती है। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन 247 किलोमीटर लंबा है, जिसे 12,150 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस सेक्शन के चालू हो जाने से दिल्ली से जयपुर की यात्रा समय 5 घंटे से कम होकर लगभग 3.5 घंटे रह जाएगी। इस सेक्शन के खुल जाने से पूरे क्षेत्र में आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। उद्घाटन के बाद रविवार को ही इस एक्सप्रेसवे को आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। इस हाईवे पर गाड़ियां 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन किया गया उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बहुत बड़ी सौगात इसे देश के लिए कह सकते हैं। जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो देश में विकास भी होगा। तो वहीं अपने संबोधन में पीएम ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा और राज्य सरकार के बजट पर भी तंज कसा है। सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री ने। कांग्रेस की सरकारें सीमा से जुड़े गांवों और शहरों का इसलिए विकास नहीं करती थी क्योंकि वो डरती थी। और ये पार्लियामेंट में उन्होंने बोला है, वो डरती थी कि हम सीमा पर रास्ते बना देंगे, सड़कें बना देंगे तो दुश्मन उसी पर चल करके चला आएगा तो क्या होगा। हमारी बनाई सड़कों पर दुश्मन आ जाएगा तो क्या होगा। अरे यार, क्या बात करते हो। मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस को क्यों हमेशा हमारे सैनिकों का शौर्य, उनकी बहादुरी को कम करके आंकती रही है। साथियों, मैं मानता हूं गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन इससे यह भी पता चलता है कि कांग्रेस के पास ना ही विजन है और ना ही उसकी बातों में कोई वजन रह गया है। कांग्रेस के लिए बजट और घोषणाएं होती ही कागजों में लिखने के लिए, योजनाएं और कार्यक्रमों को जमीन पर लागू करने में कांग्रेस का कोई इरादा नहीं होता। और रुक करेंगे अगली खबर का। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के मौके पर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में समारोह का आयोजन किया गया। साल भर चलने वाले इस समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर यह अवसर ऐतिहासिक है। ये पूरे विश्व और मानवता के भविष्य के लिए प्रेरणा का पल है। उन्होंने आगे कहा कि 21वीं सदी में आज जब विश्व अनेक विवादों में फंसा है, हिंसा और अस्थिरता में घिरा हुआ है, तब महर्षि दयानंद सरस्वती का दिखाया मार्ग करोड़ों लोगों में आशा का संचार करता है। स्वामी दयानंद जी और उनका आदर्श था, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, अर्थात हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएं। हम पूरे विश्व में श्रेष्ठ विचारों का, मानवीय आदर्शों का संचार करें। इसलिए 21वीं सदी में आज जब विश्व अनेक विवादों में फंसा है,
हिंसा और अस्थिरता में घिरा हुआ है, तब महर्षि दयानंद सरस्वती जी का दिखाया मार्ग करोड़ों लोगों में आशा का संचार करता है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज त्रिपुरा में कांग्रेस और लेफ्ट पर जमकर बरसे। ऊनाकोटी जिले के चांदीपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि त्रिपुरा में अब भाजपा के काम का असर दिखने लगा है और इसीलिए आवाम और कांग्रेस डरे हुए हैं। चौबीस 24,000 लोगों को नौकरी, सरकारी नौकरी देने का काम किया। 20,000 एमएसएमई उद्योग नए लगाए। 13 लाख कार्ड गरीबों को 5 लाख तक का पूरा खर्चा, 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर बड़े से बड़ा ऑपरेशन मुफ्त में हो जाए, ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की। तो वहीं अगरतला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा के साथ रेलवे स्टेशन से सिटी सेंटर तक रोड शो भी किया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। त्रिपुरा के अगरतला से ये तस्वीरें सामने आई जब यहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। तो वहीं दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमा ए हिंद के अधिवेशन में मंच पर हंगामा हो गया। ऐसा क्यों हुआ, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमाए हिंद के अधिवेशन में मंच पर हंगामा हो गया। अरशद मदनी के विवादास्पद बयान के बाद ऐसा बवंडर उठा कि अधिवेशन में शामिल हुए कई धर्म गुरु नाराज हो गए और मंच छोड़कर चले गए। जिस तरह से प्रतिपादन किया पूरी की पूरी ये हम जो भारतीय सर्वधर्म संसद के लोग और हमने सर्वसम्मति से, मैं अकेला नहीं, हम इसका विरोध करते हैं, मुखाबलत करते हैं। मौलाना महमूद मदनी ने विवादास्पद बयान दिया, जिस पर जैन धर्मगुरु आचार्य लोकेश मुनि ने मंच पर खड़े होकर विरोध जताया। मदनी के बयान पर जैन आचार्य लोकेश मुनि ने कहा कि प्रेम भाईचारे से चल रहे जोड़ने वाले कार्यक्रम में आपत्तिजनक बातें क्यों हुई। मोहब्बत की अच्छा माहौल चल रहा था और उसके साथ जो सहारनपुर से आए हुए मदनी साहब का जो वक्तव्य आया वो बिल्कुल उस वक्तव्य से कोई जोड़ने वाली बात नहीं है। जमीयत उलेमाए हिंद के इस राष्ट्रीय अधिवेशन का मकसद ही देश की एकता, अखंडता के साथ साथ मजहबी भाईचारे को मजबूत करना था। हिंदुस्तान के कोने कोने से आए मौलवी और धर्मगुरु सांप्रदायिकता के खिलाफ एकजुट होने की मंशा से एक मंच पर आए, लेकिन मदनी के बयान से उठे तूफान ने एकजुटता पर गहरी चोट की। तो वहीं तुर्की में आए भूकंप से जहां 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, वहीं सीरिया में भी भारी तबाही हुई है। ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए। सीरिया के शहर अतारिब से जो ड्रोन की तस्वीरें आई, उसमें चारों तरफ तबाही ही तबाही दिखी। घर मलबे में तब्दील नजर आए। ड्रोन कैमरे में जो भी तस्वीरें रिकॉर्ड हुई, उसमें खौफनाक मंजर देखा। मलबे के अलावा सिर्फ रेस्क्यू टीम इलाके का मुआयना करती नजर आई। रेस्क्यू टीम ड्रोन कैमरे की मदद से मलबे में फंसे लोगों का पता करती दिखी। बताया गया कि रेस्क्यू टीम ने अतारिब से 5 लोगों को बचाया, जो एक ही परिवार के थे। बचाए गए लोगों को रिलीफ कैंप में भेजा गया। यूएन के अनुमान के मुताबिक तुर्की में आए भूकंप की वजह से सीरिया में 50 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं, जिन्हें राहत पहुंचाने के लिए रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। तो तुर्की में भूकंप के बाद सब कुछ बिखर गया है। तमाम ऐसे भूकंप पीड़ित हैं जो अपने टूटे घरों में जिंदगी तलाश रहे हैं। मलबों के नीचे कोई ऐसा न छूट जाए जिसे समय रहते बचाया न जा सके। यही कोशिश है तुर्की में काम कर रहे बचाव कर्मियों की। लेकिन फिर भी तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज नहीं सुनी जा रही। तुर्की के हताय प्रांत में ऐसे ही एक पीड़ित हैं, मेहमेत तेमिस्कान।
जो खुद अपने घर के मलबे से निकलने में कामयाब रहे, लेकिन अपने घर वालों को नहीं निकाल सके। Biz mağduruz burada. Evimiz soyuldu. Çocuklarım göçük altında. Biz kurtarma bekliyoruz. ऐसे ही तमाम लोग हैं जो अपने घरों के मलबे पर बैठे हैं और बचाव दल के पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। Mustafa, Muhammed, Zeynep, Mürvet. कुछ ऐसे भी हैं जो इस इंतजार में हैं कि उनके अपनों को बाहर निकाला जाए और वे ये जगह छोड़कर कहीं और चले जाएं। Çıkartacağız. Çalışmalar yapılıyor. Şimdi sıra bizim kademeye geldi. Hanımı betonların altından alıp तमाम ऐसी ऊंची ऊंची इमारतें हैं जिनका पूरा मलबा अब तक निकाला नहीं जा सका। लोग इंतजार में हैं कि कब उनकी मंजिल के मलबे तक बचाव कर्मी पहुंचेंगे और वो अपने परिवार के उन सदस्यों को देख पाएंगे जो 6 दिनों से मलबे में दबे हैं। पता नहीं जिंदा है या फिर नहीं। वहीं तुर्की में मलबे में फंसे लोगों को एनडीआरएफ के जवान निकाल रहे हैं। हर पल यही कोशिश कर रहे हैं कि हर किसी को बचा लिया जाए। तुर्की में भूकंप के बाद चारों तरफ मलबा जमा हो गया, जिसमें कई जिंदगियां फंस गईं, जिन्हें तलाशने एनडीआरएफ के जवान जुटे, जो हर पल इस कोशिश में लगे रहे कि किसी बिलखते बच्चे को उसकी मां से मिलवा दिया जाए, तो किसी की टूटती सांसों का सहारा बना जाए। भूकंप के बाद तुर्की में हजारों सांसें रेस्क्यू के इंतजार में मलबे के नीचे घुट घुट कर सिसकने लगी। ऐसे में बर्बादी और तबाही के बीच नाउम्मीदी के घोर अंधेरे में घिरे तुर्की के लोगों के लिए उम्मीद की किरण बना भारत। भारतीय सेना के जवान भूकंप पीड़ितों की मदद करने में जुटे। तुर्की में भूकंप से आई तबाही के बाद से ही भारत की तरफ से मदद भेजे जाने का सिलसिला शुरू हुआ। भारत ने तुर्की में मदद के लिए C-17 ग्लोब मास्टर विमान भेजा। इन विमानों पर एनडीआरएफ की टीम भेजी गई, जिसमें 100 से ज्यादा सदस्य मदद के लिए भेजे गए। आगरा से सेना की 99 सदस्यों वाली मेडिकल टीम भी भेजी गई, जिसका हिस्सा बनकर कई डॉक्टरों, नर्सों समेत मेडिकल स्टाफ को तुर्की भेजा गया। भूकंप प्रभावित हतै में भारतीय सेना की तरफ से फील्ड अस्पताल की व्यवस्था भी की गई। भारत की तरफ से तुर्की अभी तक मेडिकल उपकरण, दवाइयां और राहत सामग्री समेत कई टन सामान भेजा गया है। भारत में तुर्की पहुंची एनडीआरएफ की मदद के लिए स्निफर डॉग की टीम भी भारत से भेजी गई है, जिसकी मदद से एनडीआरएफ के मलबे में दबे लोगों की तलाश में काफी मदद मिली। तुर्की में भूकंप आने के 24 से 48 घंटे के भीतर ही भारत की तरफ से मदद पहुंचनी शुरू हो गई थी। तुर्की के गम से गमगीन देश के प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर मदद का हाथ बढ़ाया, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय भी तुर्की के भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए जी जान से जुटे। ऐसे ही एक भारतीय समूह ने भूकंप पीड़ितों के लिए 100 कंबल दान किए, जिसकी तारीफ करते हुए भारत में तुर्की के राजदूत फिरात सुनेल ने ट्विटर पर भारत को शुक्रिया कहा। इस वक्त तुर्की में हर जिंदगी, हर परिवार बेबस लाचार है। तबाही और बर्बादी के बीच एक एक कदम बढ़ाना भारी पड़ रहा है, लेकिन संकट की इस घड़ी में तुर्की के साथ भारत मजबूती से खड़ा है, जिसने ठान लिया है कि जब तक तुर्की के हर जख्म पर मरहम नहीं लगा देता, डगमगाते तुर्की को स्थिर नहीं कर देता, वो मदद का हाथ पीछे नहीं खींचेगा। तो वहीं दिल्ली के महरौली इलाके में डीडीए का तीसरे दिन यानी कि रविवार को भी अवैध निर्माण के खिलाफ विध्वंस अभियान डिमोलिशन ड्राइव जारी है। इसके साथ ही तोड़फोड़ का स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अभियान के दौरान मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। पुलिस पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज करने के भी आरोप लगे हैं, लेकिन पुलिस इन्हें लेकर इनकार कर रही है। तो रातात्विक पार्क में आयोजित होने वाली G20 बैठक से 1 महीने पहले ही ये डिमोलिशन की कार्रवाई की गई, जिसे लेकर विरोध देखने को मिला। तो बिहार के मुजफ्फरपुर में 3 टाइम बम मिलने के बाद प्रशासन हरकत में है। इस मामले में जावेद खान, सैफ आलम, मोहम्मद उमेर और शमी खान को गिरफ्तार किया गया है। शमी खान को बुलंदशहर से पकड़ा गया है। चारों आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है कि आखिर इनका मकसद क्या था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के ठीक 3 दिन पहले यानी शनिवार को मुजफ्फरपुर में 3 टाइम बम मिलने से शहर में सनसनी फैल गई और सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के तिनकुठिया में टाइम बम मिलने के बाद से अब लगातार एटीएस की टीम और एनआईए की टीम जो है वह जांच कर रही है। इस वक्त हम मिठनपुरा थाना कैंपस में आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से एटीएस की टीम जो है यहाँ पहुंची हुई है और एनआईए की भी टीम जो है वह जांच कर रही है। एटीएस और एनआईए की टीम ने तुरंत जांच शुरू की। कुछ ही घंटों में 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। बम मिलने के मामले में जिन आरोपियों को सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा है, उनमें जावेद खान, सैफ आलम, मोहम्मद उमेर और शमी खान शामिल है। जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगा आप लोगों को बिल्कुल बताएंगे और ऑफिशियली बताएंगे।
सर कौन कौन टीम अभी जांच कर रही है यहाँ पे? अभी वो सब डिस्कस नहीं कर सकते। इस मामले में गिरफ्तार जावेद खान पहले भी मादक पदार्थों के केस में जेल जा चुका है, जबकि शमी खान को जांच एजेंसियों ने बुलंदशहर से पकड़ा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम के भी मुजफ्फरपुर आने की संभावना है। बुलंदशहर यूपी के शमी खान का नाम सामने आया है, साथ ही साथ सैफ आलम जिसे पहले ही पुलिस ने उठाया था, उसके बाद एक मोहम्मद उमैर है। इन 3 लोगों को जो है वह उससे पूछताछ लगातार एटीएस की टीम कर रही है। 14 फरवरी को मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश कुमार की सभा प्रस्तावित है। उसके 3 दिन पहले 3 टाइम बम बरामद होने से प्रशासनिक महकमे में बेचैनी बढ़ चुकी है। बड़ी बात यह है कि अभी हाल ही में एनआईए ने चंपारण और मुजफ्फरपुर के बरूराज में पीएफआई कनेक्शन को लेकर छापेमारी की थी। इसी दौरान मुजफ्फरपुर से मिले 3 टाइम बम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल है कि सीएम की यात्रा से पहले टाइम बम का मिलना क्या महज इत्तेफाक है या फिर किसी बड़ी घटना की फिराक में थे अपराधी? बुलंदशहर से क्या करने मुजफ्फरपुर आए थे अपराधी? क्या टाइम बम का है आतंकी कनेक्शन? न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां तेज हवाओं की वजह से एक खिलाड़ी रोपवे पर हादसे का शिकार हो गया। वीडियो देखिए। और रोपवे ट्रॉली में सवार स्कीयर हवा में लटक गया। काफी देर तक वो रोपवे ट्रॉली को पकड़कर जमीन और आसमान के बीच जिंदगी और मौत से जंग लड़ता दिखा। इस दौरान वहां तेज हवाओं का कहर भी जारी था और वो खुद को बचाने के लिए जद्दोजहद करता हुआ नजर आया। कुछ देर के बाद वो रोपवे ट्रॉली से नीचे जमीन पर गिर गया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि कम ऊंचाई से नीचे गिरा और जहाँ गिरा वहाँ जमीन के ऊपर बर्फ की मोटी परत जमी हुई थी। गनीमत रही कि इस हादसे में वो बाल बाल बच गया। अब बात बर्फबारी की। इन दिनों उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी जारी है, जिससे सैलानियों के चेहरे पर खुशी छाई हुई है। बर्फ ही बर्फ, जहां तक नजर गई हर तरफ हर जगह बर्फ की मोटी चादर दिखी। शहर के बीचों बीच बद्रीनाथ धाम भी बर्फ में ढका नजर आया। तस्वीरें ऐसी जैसे देवताओं ने बाबा बद्री का सफेद बर्फ से श्रृंगार किया हो। उत्तराखंड के चमोली में जोरदार बर्फबारी हुई, जिससे बद्रीनाथ धाम और उसके आसपास के इलाके पूरी तरह बर्फ से ढक गए। बर्फबारी के बीच आईटीबीपी और पुलिस के जवान मंदिर की सुरक्षा में तैनात दिखे। मंदिर के बाहर से एक साधु की हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई, जो बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बीच साधना करते दिखे। उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश से भी बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई, जहां खूबसूरत वादियां बर्फ से ढकी नजर आई। और अब एक नजर प्राइम